नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की राजनीतिक विज्ञान की हमारी सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के 8th चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है भारतीय राजनीति नए बदलाव को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होंगे वो सभी पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत ही करते हैं। 1990 का दशक समझते हैं। 1984 में सभी जानते हैं इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और लोकसभा चुनाव के लिए अगला फेस राजीव गांधी को चुना गया था इलेक्शंस में खड़ा करने के लिए। उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया गया। तो इसके बाद इन इलेक्शंस के बाद से ही भले ही राजीव गांधी की विजय इन इलेक्शंस में रही हो, लेकिन परिवर्तन कांग्रेस के अंदर शुरू हो गए थे। तो कांग्रेस प्रणाली का अंत, जो कांग्रेस की प्रणाली चली आ रही थी स्वतंत्रता के बाद से कंटिन्यूस इलेक्शंस जीतना, ये सारी प्रणाली का अब धीरे धीरे अंत होता जा रहा था, जो कि 1989 के बाद क्लियर होता रहा। जहां 1984 में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी, 89 का जो इलेक्शन था वहां पर 197 सीटें ही मिली। तो इसको ही हम कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रणाली की जो समाप्ति होती अब दिखाई देने लगी थी। नेक्स्ट आगे हम यहाँ समझेंगे कि 1991 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई थी, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञों की भाषा में जो ये वर्ड दिया गया था कांग्रेस प्रणाली, अब ये तकरीबन समाप्त हो चुका था, क्योंकि अब वो रुतबा नहीं था, वो सारी चीज़ें नहीं थी जो कांग्रेस में पहले थी। राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हो गया था। तो राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें जो थी वो लागू कर दी थी। जो आरक्षण की सिफारिशें दी गई थी ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए जो बात की गई थी, तो वो सिफारिशें लागू हो गई थी। इसके बाद देश में आरक्षण के जो समर्थक और विरोधी थे उनके बीच में प्रदर्शन हुए। इसी जो मुद्दा था, यही मुद्दा जो था मंडल मुद्दा कहलाया गया कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद नए आर्थिक सुधार। तो इस दौर की जो राजनीतिक पार्टियां थी उसमें बुनियादी आर्थिक उपायों को छोड़कर नए आर्थिक सुधारों की यहाँ पर मांग उन्होंने कर दी थी। अब कांग्रेस नहीं थी जो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली किसी कंट्री को, अपनी कंट्री को जो रन कर रही थी। अब बहुत सारी गठबंधन की सरकार बन रही थी, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों का उदय होने लगा था। वो टाइम नहीं था जब सिर्फ कांग्रेस ही पूरी तरह से हावी थी। तो अब राजनीतिक पार्टियां क्या चाहती थी कि नई आर्थिक सुधार नीति लाई जाए और नए आर्थिक सुधार देश में अपनाए जाने चाहिए। 1991 के बाद ये बदलाव जो है क्लियरली दिखने लगे देश में। इन नीतियों को बड़े सामाजिक संगठनों का विरोध किया। जो बड़े सामाजिक संगठन थे वो इन नीतियों के अगेंस्ट थे। कौन सी नीतियों की? जो आर्थिक सुधार है। लेकिन जितनी भी नई नई पार्टियां आई थी, जितनी भी सरकारें बनी, उन सभी ने इन नीतियों पर जोर दिया। इसी को आगे कंटिन्यू करने की बात इन्होंने की। यहाँ पर ये दो बड़े मुद्दे भी हुए। बाबरी मस्जिद मुद्दा हुआ और कांग्रेस की नेतृत्व में बड़ा बदलाव देखने को मिला 1991 में। 92 में देख लेते हैं पहले। विवादित जो अयोध्या स्थित मंदिर बाबरी मस्जिद थी उसको गिरा दिया गया था और राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की आग इससे भड़क गई थी देश में। और 1991 में क्या हुआ था, राजीव गांधी जो कि चुनाव अभियान के लिए तमिलनाडु गए हुए थे, उनको लिट्टे का जो ये समूह था, एक तमिलों का समूह था लिट्टे, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस के पास अब कोई फेस नहीं था अपनी पार्टी के लिए, एक बड़ा फेस जो उनको रिप्रेजेंट कर सके। गठबंधन का युग यहाँ से शुरू होता दिखाई देने लगा। 1989 में अभी हमने डिस्कस किया था, बहुत बड़ी हार देखने को मिली। और ऐसा भी नहीं था कि अगर कांग्रेस हार रही है तो अदर पार्टीज जो हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा भी नहीं था। उनको बहुमत नहीं मिल रहा था। तो अभी भी देखा जा रहा था कि लोकसभा की पार्टी बड़ी तो आज भी कांग्रेस ही है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन वाली सरकार बनी तब कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठ गई। यानी कि अब उन्होंने डायरेक्ट एक मेन पार्टी के रूप में वो सामने नहीं आई। फिर कांग्रेस का पतन 1960 के दशक में कांग्रेस के राज को चुनौती मिली। इंदिरा गांधी ने फिर भी कांग्रेस का प्रभुत्व जारी रखा था। 1960 की अगर हम बात करें तो वहां से पतन होना एक तरह से शुरू हो गया था। 90 के दशक में भी सेम चुनौती मिली और इसके बाद भी कांग्रेस को टक्कर देने वाली कोई पार्टी राजनीति में आई नहीं। मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन अभी भी कांग्रेस के सामने नहीं था।
इससे देश की राजनीति में जो दलीय शासन का उदय हो गया था। दलीय शासन मतलब जिसमें बहुत सारे दलों का शासन होता है, जहाँ पे गठबंधन की सरकार बनना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि 1989 से लेकर 2014 तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं, कोई एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभर कर आ ही नहीं पाई। इसके कारण ही राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन की सरकार बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पर गठबंधन की सरकारों की भूमिका बढ़ गई। इसके बाद 2014 में भाजपा को अकेले ही पूर्ण बहुमत मिला, जो कि आज भी ये पार्टी चल रही है। तो यहाँ पर हम समझेंगे गठबंधन की राजनीति। गठबंधन का देश में एक प्रॉपर दौर चला। 90 के टाइम में, जो 90 का दशक था, यहाँ पर दलितों को और जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनको भड़का कर, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी उनको भड़काया गया, जिसकी वजह से आंदोलन चले देश में बहुत लंबे समय तक। इन्होंने जितनी भी गठबंधन की राजनीति थी उसको भी बड़ी हवा दी कि इन्होंने ये जो शक्तिशाली दल देश में बने थे। कांग्रेस की हार हुई थी 89 के चुनावों में। उसके बाद से ही जो अन्य दल थे उन्होंने मिलकर जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा नाम से एक गठबंधन बनाया और इसको भाजपा और वाम मोर्चा ने भी बाहर से समर्थन प्रदान किया था। भाजपा की जो गवर्नमेंट थी वो 1996 में खुद को एक मजबूत पार्टी के तौर पर सामने लेकर आई। मौके मिले इस दल को भी सरकार बनाने के, लेकिन जो बाहर के दल थे उनका समर्थन प्राप्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन 1998 में भाजपा ने जो थी सत्ता में आई, इनकी सरकार मई 1988 से 1999 तक, जून तक ये गवर्नमेंट रही थी। 1999 में एनडीए के चुनावों में बहुमत हासिल करके अपना कार्यकाल पूरा किया था। किसने? एनडीए ने, यानी कांग्रेस ने। इस टाइम पे तकरीबन 11 सरकार थी जो गठबंधन के आधार पर बनी थी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 89 में, संयुक्त मोर्चा सरकार 1996 टू 1997, एनडीए सरकार बनी 1998 में भी, 1999 में भी, संप्रंग सरकार बनी 2004 में और 2009 में। तो 2014 तक सिर्फ गठबंधन सरकार का सिलसिला ही चलता रहा। 2014 के इलेक्शंस के बाद भाजपा गवर्नमेंट हमें, यानी कि बीजेपी हमें देखने को मिली, जो कि आज भी चल रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग और राजनीतिक उदय। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का राजनीति में कैसे उदय हुआ? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा जो अलग वर्ग था, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का उदय गठबंधन के दौर में ही हो गया था। कांग्रेस ने इन जातियों से दूर हो जाने के बाद गैर कांग्रेसी पार्टियों ने इनका समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी जो थी इन सभी जातियों से दूर हो गई थी और जितनी भी अब गैर कांग्रेसी पार्टी थी, जो अन्य पार्टियां थी, अन्य जो दल थे, उन्होंने इनका साथ देना शुरू कर दिया, इन दलों का, इन वर्गों का। इस वर्ग पर जनता पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टियों का प्रभाव था। किस दल पर? यहाँ किस दल की बात हो रही है? तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जा रही है। तो सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी का यहाँ पर प्रभाव था। जनता पार्टी ने 1977 कांग्रेस की इस वर्ग से दूरी का लाभ उठाकर ही सत्ता में आई थी। कांग्रेस ने जैसे ही इस वर्ग से दूरी की, तभी जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया और इन दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग थे उनका भी समर्थन इन दलों ने किया। मंडल आयोग यहाँ पर समझ लेते हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1960 के दशक में ही आरक्षण का नियम लागू किया गया था। 1977 से 79 के बीच जनता पार्टी की जो सरकार थी, इस वर्ग के आरक्षण की मांग बढ़ने लगी। कौन से ईयर्स के बीच में? इन 2 सालों के बीच में इस वर्ग के आरक्षण की जो बात थी, किसने? जनता पार्टी ने। जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने इसके आरक्षण की मांग को बहुत तेज कर दिया। 1978 में सरकार ने इन मांगों के चलते एक आयोग का गठन किया गया, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग इसका नाम दिया गया, और इससे पहले भी इस आयोग का गठन किया जा चुका था। क्योंकि इससे पहले भी इस आयोग का गठन किया जा चुका था, इसलिए इसको दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से इसका नाम रखा गया था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसी वजह से, क्योंकि इनका सरनेम मंडल है, तो इसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। 2018 में इसमें 102वां संविधान संशोधन कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको? मंडल आयोग को। और देश में विभिन्न वर्गों के मध्य जो शैक्षिक सामाजिक पिछड़ापन है उसकी जानकारी कलेक्ट की गई और इन पिछड़े वर्गों की पहचान करके इस आयोग का
का जो गठन है वो किया गया था। तो इसको पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, उसके बाद ही जितने भी जानकारी एकत्रित करने वाला काम है वो सारी चीज़ें हुई। आयोग की सिफारिशें, तो आयोग की सिफारिशें क्या थी, क्या डिमांड्स उन्होंने रखी थी? तो देश की जाति व्यवस्था में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी कैटेगरी है, उनको अनुसूचित जाति की तरह ही नीच समझा जाता है। मतलब हमारी कंट्री में जातियों को लेकर ऊंच नीच की बातें होती हैं, तो ऐसा कहा गया कि अनुसूचित जाति की तरह ही ओबीसी कैटेगरी को भी नीच जाति का ही समझा जाता है। इसलिए पिछड़ा वर्ग का जो आर्थिक पिछड़ी जाति के संदर्भ में लिया जाता है, पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश की गई है कि जो आर्थिक पिछड़ी जाति है, तो इस जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व कम होने के कारण इनकी जो शिक्षा संस्थान है और सरकारी नौकरियां हैं, वहां पर इनको 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। 1999 में सरकार ने मंडल आयोग की इन सिफारिशों, जो ये जितनी भी सिफारिशें थी, उसमें से केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने के जो प्रावधान थे, उसको संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। जो ये नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं, उसमें जो रिजर्वेशन की बात हुई थी 1990 में, उसको मान लिया गया। राजनीतिक परिणाम, मंडल आयोग की इन सिफारिशों को लागू करने के बाद उत्तर भारत में हिंसक प्रदर्शन हो गए। उत्तर भारत जितना भी हमारा नॉर्थ का रीजन हो जाएगा इंडिया में, सर्वोच्च न्यायालय में भी इस फैसले को चुनौती दे दी गई थी कि गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो गलत है। इसी के सिलसिले में, इसी केस को जो है इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब नॉर्थ ने जो भी प्रदर्शन किए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद, उसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस फैसले को उचित बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि हाँ, गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है, रिजर्वेशन देना चाहिए। राजनीतिक दलों ने इस वर्ग की जो शासन व्यवस्था है उसमें भी प्रतिनिधित्व की मांग अब यहाँ पर रख दी, जिससे उनके राजनीतिक हित पूरे हो सके। राजनीतिक दलों ने क्या किया, जो शासन व्यवस्था है वहां पर भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ओबीसी कैटेगरी को, ये बात अब उठा दी। अब इनको राजनीतिक हित की मांग इनको दिखाई देने लगी। इसके बाद पिछड़े वर्गों के जो लोग थे अपनी पहचान को के लिए जागरूक हुए और कई पार्टियों ने इस वर्ग के लोगों को अवसर दिए। पिछड़े वर्ग जो ये जो कैटेगरी है, इसके जो लोग, इस वर्ग के जो लोग थे, अब वो एक्टिव हो गए और कई पार्टीज ने भी इनको अपनी पार्टियों में शामिल करना शुरू कर दिया। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र यहाँ पर समझते हैं। 1980 और 90 के दशक में देश में सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कई विवाद हुए, कई मुद्दे हुए। ये हम सभी जानते हैं 1990 का जो दशक था बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा कंट्री के लिए। बाबरी मस्जिद हो और मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद देश में बहुत सारे क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं थी वो उठने लगी, जिसकी वजह से बड़े लेवल पर आंदोलन हुए। इस दौरान जो धार्मिक पहचान के लोग थे उनमें विरोधी भावनाएं उठने लगी थी, जो अपनी धार्मिक पहचान बना रहे थे। इसी वजह से जो राजनीति है उसमें इस तरह के मुद्दों पर बहस, और जो बहसें हैं उन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बहस होने लगी और तीखे वाद विवाद लोकतंत्र में होने लगे और टकराव की स्थिति देश में उत्पन्न हो गई। तो ये कह सकते हैं हम 80 और 90 का ये जो पूरा दशक था बहुत ज़्यादा कमज़ोर दशक रहा है देश का, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम रहा ये। इन पॉइंट्स के थ्रू हम देखेंगे कि 89 के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने देश में किस तरह से अपनी राजनीतिक में अपनी पैर जमाए। तो गांधीवादी विचारधारा को अपनाकर आने की कोशिश की, जिसका एज सच कुछ सकारात्मक रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। 2 बार ऑलरेडी चुनाव हार चुकी थी बीजेपी। इसके बाद जो राजनीति है उसमें लाभ कमाने के लिए जितने भी देश के हिंदू थे उनको एकजुट करना शुरू कर दिया, और इनको एकजुट करने के लिए भी एक शब्द दिया, हिंदुत्व, जिसको कि इस हिंदुत्व शब्द को ही देश की नींव इस पार्टी ने बताया। भाजपा ने हिंदूवादी पार्टी की सिद्धि के लिए अयोध्या विवाद और शाहबानो विवाद को भी मूल के रूप में एक तरह से यूज किया इसका। शाहबानो विवाद यहाँ पर समझते हैं क्या था। यह एक 62 वर्षीय मुस्लिम तलाकशुदा महिला थी, तलाकशुदा यानी डाइवोर्सी महिला थी ये, और ये इससे संबंधित मामला है, जिसने अपने पहले पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए अदालत में अर्जी की थी। अदालत ने क्या किया कि शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया, जिसका विरोध किसने किया, मुसलमानों ने। मुसलमानों ने कहा कि हमारा जो पर्सनल लॉ बोर्ड है
उसमें हस्तक्षेप किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। इसके बाद क्या किया, केंद्र सरकार जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, उसने मुस्लिम नेता थे उनकी मांगों को मानकर कि पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों को मानकर जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया था उसको निरस्त करवा दिया। इसी वजह से जो फैसला महिला के फेवर में लिया गया था उसको जब हटा दिया गया तो महिला संगठनों ने भी यहाँ पर उसका विरोध किया। जितने भी अन्य बुद्धिजीवी थे उन्होंने इसका विरोध किया कि ऐसा क्यों किया गया। तो कांग्रेस ने इस फैसले को, बीजेपी ने विरोध किया। कांग्रेस का ये जो फैसला था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तब कांग्रेस ही थी, तो बीजेपी ने इसका विरोध किया और इसे जो अल्पसंख्यक हैं उसको उसके अनावश्यक सुविधा देने का मुद्दा बनाया। यानी कि पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात को निरस्त कर दिया था, इसलिए बीजेपी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को जो है, मुस्लिम जो आबादी है, उनको अनावश्यक सुविधा देने के लिए ये मुद्दा क्रिएट किया गया है, ऐसा बीजेपी ने कहा। अयोध्या विवाद, तो यहाँ पर अयोध्या विवाद समझना भी ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो सभी जानते हैं अयोध्या विवाद क्या था, लेकिन इसकी रूट समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो फरवरी 1986 में फैज़ाबाद जिला न्यायालय था, उसके फैसले के बाद जो विवादों में घिरी बाबरी मस्जिद थी को हिंदुओं की पूजा के लिए खोल दिया गया था। ये 86 की बात हो रही है, 1986 की। ताला खुलते ही दोनों जातियों के जो समर्थक थे उन्होंने अपने संगठनों को एकजुट कर लिया कि भाई जो बाबरी मस्जिद है उसमें जो हिंदू हैं वो कैसे पूजा कर सकते हैं। तो दोनों संगठनों में यहाँ पर थोड़ी अनबन हुई। मुस्लिमों के लिए यह स्थान पवित्र है, उनका मानना था कि हमारा पवित्र स्थान है, लेकिन हिंदुओं का मानना था कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है, यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करता था, तो यहाँ पर मुस्लिम्स नमाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि हिंदू पूजा करेंगे। तो 1940 में इस मस्जिद पर ताला लगा दिया गया था, क्योंकि दोनों ही संगठन, जो दोनों ही धर्म थे, वो अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो ये ताला खुलते ही इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया था। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ है और विश्व हिंदू परिषद है, इन दोनों संगठनों ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से यूपी के अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। हिंदू समर्थकों ने यहाँ राम मंदिर के निर्माण के लिए 1982 में एक कार सेवा का आयोजन किया था, जिसमें राम भक्तों को श्रमदान कराने के लिए कहा गया था। जितने भी राम भक्त थे इस कार सेवा में गए और जाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित स्थल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को कहा था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ, लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इससे क्या हुआ, देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर हिंसा भड़क गई और कांग्रेस ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया। राज्य सरकार यहाँ पर यूपी की राज्य सरकार को यहाँ पर बर्खास्त कर दिया, जो 1992 में थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को न्यायालय के अपमान करने के लिए उनको प्रतीकात्मक रूप से दंडित किया भी गया था। मतलब उनकी सरकार गिरा देना, बर्खास्त करना, एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से उनको दंड देना ही हो गया। एक नई सहमति का उदय हुआ। तो 89 का जो काल था भाजपा का उदय काल था, जिसमें कांग्रेस का पतन हो रहा था। ये वो टाइम था जब कांग्रेस नीचे जा रही थी और धीरे धीरे भाजपा जो है, बीजेपी जो है, वो ऊपर आ रही थी। 84 से लेके 2004 के चुनावों में दोनों पार्टियों की जो प्रतियोगिता थी वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हो गई थी। दोनों के वोट 89 के बाद 50% से भी अधिक थे, मतलब दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल वोट्स अब मिल रहे थे। इसके बाद से इन दोनों दलों के गठबंधन की राजनीति को भी बढ़ावा मिला। दोनों दलों ने गठबंधन की राजनीति को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया। राजनीति में विभिन्न दलों के बीच काफ़ी मुद्दों पर सहमति बनती दिखाई देने लगी थी। जितने भी अन्य पार्टीज थी, जो भी दल थे, छोटे छोटे दल, उनके बीच में अब यहाँ पर देखा जाने लगा कि अब सहमति बनती नजर आ रही है। इन पॉइंट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी कि दलों की सहमति कैसे हुई, कैसे इन दलों ने कहा कि हमें अगर विश्व शक्ति बनना है तो हमें आर्थिक नीतियाँ में सुधार करना होगा, नई आर्थिक नीति अपनानी होगी। पिछड़े वर्ग जो थे उनको भी एक साथ लाया गया और इनके शिक्षा और रोजगार को लेकर आरक्षण की मांग यहाँ पर इन दलों ने की। जितने भी प्रांतीय दल थे उनकी भूमिका भी एक सभी दल जो थे अब एक होते नजर आ रहे थे, जितने राष्ट्रीय और प्रांतीय दल थे।
तो यहाँ पर अब कार्य सिद्धि पर जोर दिया जाने लगा कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो क्या विचारधारा रखती है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो क्या कार्य कर रही है, कार्य सिद्धि हो रही है नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। इन जितने भी बदलाव थे विभिन्न दलों ने स्वीकार भी किया, कुछ इसके विपरीत भी रहे। तो भारत में बहुत सारी दलगत राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिली। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के नोट्स और पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल parikshapoint.com को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।